नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स कैसे हैं। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे और सभी स्वस्थ होंगे। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डीएनए। ठीक है, डीएनए से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में बैठो, चाहे सीएसआईआर नेट में बैठो, चाहे सेट में बैठो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड चाहे सेकंड ग्रेड किसी में भी आप बैठोगे तो डीएनए का जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा पूछा जाता है। डीएनए का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा आज अपन डिस्कस करते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो है एनसीईआरटी बेस पे भी देख लेते हैं कि वहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो डीएनए है वो देखते हैं डीएनए होता क्या है। तो यहाँ पे देखोगे डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबो, इसको राइबोज भी लिख सकते हो या फिर राइबो भी लिख सकते हो। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ये है डीएनए। ठीक है, अब सबसे पहले अपन देखते हैं डीएनए को। डीएनए पे जाने से पहले कोई स्टूडेंट्स हो सकता है, कोई फ्रेशर स्टूडेंट्स हो तो बेसिक से ही थोड़ा देखते हैं अपन। डायरेक्ट मैं बताऊंगा तो उससे बेटर है। सबसे पहले आपकी कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसकी जो बॉडी है वो किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। सेल के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है, मतलब केंद्रक पाया जाता है। यहाँ पे अपन देखेंगे सेल, और सेल के अंदर ये देखेंगे अपन केंद्रक। ये हो गया इसका केंद्रक। न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं क्रोमोसोम, मतलब गुणसूत्र। गुणसूत्र के अंदर जो गुणसूत्र बने होते हैं वो बने होते हैं क्रोमेटिड्स के। ठीक है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। इस प्रकार की एक ये क्रोमेटिड है और एक ये क्रोमेटिड है। दोनों को आपस में क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। तो ये क्या, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है। ये क्या कहलाएगी? सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएगी। क्रोमेटिड किससे बने हुए हैं? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। अब यहाँ से अपन डीएनए को ले लेते हैं। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है ना। प्रोटीन के बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले अपन डीएनए को आज फोकस कर रहे हैं। तो डीएनए है, डीएनए जो है उसे डीएनए कहते हैं किसे हैं? तो डीएनए है एक पॉलीमर है। पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक। ठीक है ना। न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक क्या कहलाता है? डीएनए कहलाता है। कभी आपसे पूछा जाए कि डीएनए होता क्या है तो आप कहोगे न्यूक्लियोटाइड का बहुलक ही डीएनए कहलाता है। इसका मतलब अपन देखेंगे कि प्रत्येक जो सेल है, सेल में क्या होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि डीएनए, जैसे मान लो कि अपन ये कह सकते हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं, जितने भी जीवित जीव होते हैं, उनके अंदर जो डीएनए होता है वो एक जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है। जेनेटिक मटेरियल, आनुवांशिक पदार्थ के रूप में सभी जीवों के अंदर डीएनए पाया जाता है। एक्सेप्शन अपन कह सकते हैं, कुछ अपवाद स्वरूप हो सकता है कि उनमें आरएनए पाए जाते हो। जैसे अपन नॉर्मली जानते हैं कुछ हैं प्लांट वायरसेस। ठीक है ना। प्लांट वायरसेस में जिमी वायरस है, कैलीफ्लावर है, टोपिक मोजेक वायरस है। ये सभी कैसे होते हैं? आरएनए वायरस होते हैं। इसके अलावा रेट्रो वायरसेस। रेट्रो वायरसेस का मतलब एनिमल वायरसेस हैं जो खास तौर से, जैसे इनके अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल के रूप में आरएनए पाया जाता है। एग्जाम्पल में आप देखोगे तो HIV वायरस, इनमें क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल के रूप में आरएनए पाया जाता है। अब अपन देखेंगे
कि जो सेल है, सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। किसमें है ये न्यूक्लिक एसिड? किसमें है? केंद्रक में, केंद्रक। इसलिए इसका सेंटर वाला पार्ट जो होता है सेल का वो केंद्रक, केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लिक एसिड। सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो नेगेटिव चार्ज वाला होता है। नाम अपने नाम से ही देख रहे हो, एसिड है तो इसका मतलब अम्लीय होता है। और इसकी जो डिस्कवरी है, ठीक है ना, डिस्कवरी, ये किसने की थी? तो यहाँ पर फ्रेडरिक जो है उन्होंने की थी, है ना। फ्रेडरिक जो मिश्र है उन्होंने की थी, फ्रेडरिक मिश्र। मिश्र ने सबसे पहले बताया था कि सेल के अंदर कोई जेनेटिक मटेरियल या फिर कोई न्यूक्लिक एसिड जो है वो पाया जाता है 1869, ये बताया था, ठीक है ना। इसकी भी शायद हिस्ट्री पढ़ोगे तो ऐसा कुछ है कि इन्होंने जो सबसे पहले जो बैंडेज थी, किसी व्यक्ति ने बैंडेज लगा रखी थी अपने किसी घाव के ऊपर, और घाव में क्या पड़ गई थी? पस पड़ गई थी। और पस जो थी, उस पस को जब बैंडेज के ऊपर लगा हुआ देखा इन्होंने तो उसका टेस्ट किया, तो जिसका नेचर कैसा था? एसिडिक नेचर था, और इन्होंने नाम दिया था न्यूक्लिक एसिड है वो पाया जाता है। आगे अपन यहाँ पे देखेंगे, जैसे डीएनए या फिर जेनेटिक मटेरियल जो है उसके बेसिक जो कंपोनेंट है, बेसिक कंपोनेंट, ये कौन से होते हैं? बेसिक कंपोनेंट में देखोगे तो सभी जेनेटिक मटेरियल डीएनए जो होता है उसको अपन देखें तो उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। कितने? 3 कंपोनेंट पाए जाते हैं, जिनमें से आप यहाँ पे देखोगे पहला आ जाएगा नाइट्रोजन बेसेस, नाइट्रोजन बेसेस। सेकंड कंपोनेंट है वो आ जाएगा राइबोज शुगर, राइबोज शुगर। और थर्ड कंपोनेंट आ जाएगा फॉस्फोरिक एसिड। 3 कंपोनेंट है, तीनों कंपोनेंट में नाइट्रोजन बेसिस में देखोगे तो ये नाइट्रोजन बेसिस होते क्या है? ऐसे कोई भी हेटेरोसाइक्लिक रिंग जिनके अंदर नाइट्रोजन कंपोनेंट पाए जाते हो वो क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजन बेसिस कहलाते हैं। नाइट्रोजन बेसिस है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक देखोगे आप प्यूरिन और दूसरा देखोगे आप पायरीमिडीन, ठीक है ना। नाइट्रोजन बेसिस 2 प्रकार के होंगे, प्यूरिन और पायरीमिडीन। प्यूरिन के अंदर 2 एग्जाम्पल आते हैं, एक तो है एडेनिन, एडेनिन, और एक है गुआनिन, जिसे डिनोट करते हैं और इसे ए से डिनोट करते हैं। अगला जो पिरीमिडिन है, यहाँ पे आप देखोगे ये कितने होते हैं? 3 होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला आप देखोगे साइटोसिन है, दूसरा थायमिन है, और तीसरा देखोगे यूरेसिल है, यू है। तो ये हो गए नाइट्रोजन बेसिस। टोटल नाइट्रोजन बेसिस कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के हैं। 2 तो एडेनिन और गुआनिन जो प्यूरिन होते हैं, और 3 जो होते हैं वो पिरिमिडिन होते हैं। ये जो प्यूरिन जो होते हैं ये डबल रिंग वाले होते हैं, जबकि ये देखोगे आप सिंगल रिंग वाले होते हैं, ठीक है ना। ये डबल रिंग है और ये सिंगल रिंग है। पहले तो अपन थोड़ा सा इन्हीं को स्ट्रक्चर में थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं, ये देखते हैं अपन स्ट्रक्चर।
यहाँ पे ये थोड़ी सी स्ट्रक्चर अपन इसको देख लेते हैं। देखो सबसे पहले आ जाएगा एडेनिन। एडेनिन कैसा है, डबल साइक्लिक नहीं बताया मैंने आपको, तो सबसे पहले यहाँ पे आप स्ट्रक्चर बनाओगे। ये आ गया। यहाँ पे इसकी, तो यहाँ पे ये हटा दो आप इसको। और यहाँ पे आप देखोगे H2 आ गया। और यहाँ पे आप देखोगे ये एक सिंगल रिंग है, लेकिन अगर आप इसको डबल रिंग में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आप देखोगे, ऐसे करो आप इसको, और यहाँ से ये स्ट्रक्चर आएगी। ठीक है, इसको डबल कर दो, यहाँ पे इसको H2 कर दो और ये हाइड्रोजन कर दो। ये जो स्ट्रक्चर है वो किसकी है, एडेनिन की स्ट्रक्चर है। एडेनिन में नंबरिंग आप देखोगे तो यहाँ से आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये इसकी नंबरिंग होती है। सेम इसी प्रकार से यदि आप यहाँ पे गुआनिन देखोगे, डबल रिंग वाला होता है, सेम यहाँ पे इस प्रकार के स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर है डबल रिंग, सेम एक ही स्ट्रक्चर रहेगी। यहाँ पे आप देखोगे तो इसके ऊपर और यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे इसको आप देखोगे H आएगा। वैसे इसको आप H ना लगाकर यहाँ पर आप इसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है ना, ये डबल बॉन्ड हो गया यहाँ पे, ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है इसकी। यहाँ पे आ जाएगा NH2 डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पे लगा दो NH2 लगा दो और यहाँ पे लगा दो। और यहाँ पर भी आप देखोगे सेम यहाँ पे, तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो इसको, इस स्ट्रक्चर को भी आप ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे H लगा दो और यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दो, और यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है इसको आप हटा दो। ये 3 नंबर कार्बन और ये 2 नंबर कार्बन। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये क्या हो गया, गुआनिन हो गया। इस प्रकार से गुआनिन और एडेनिन जो है वो कैसे होते हैं, डबल रिंग वाले हेट्रोसाइक्लिक मॉलिक्यूल होते हैं। आगे अपन देखते हैं। ये हो गया गुआनिन और साइटोसिन। आगे आप देखोगे तीसरा कंपोनेंट हो गया साइटोसिन। साइटोसिन मतलब पायरिमिडिन आ गया। तो प्यूरी पायरिमिडिन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सिंगल रिंग वाले होते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर आ गई। यहाँ पे NH2, यहाँ पे कीटो ग्रुप है,
यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, तो 4 वैलेंसी कार्बन की पूरी हो गई है, तो ये आ जाएगा साइटोसिन। साइटोसिन इसकी नंबरिंग जब आप देखोगे तो नंबरिंग कैसी होगी, यहाँ पे इसकी नंबरिंग जो होती है, यहाँ पे अपन ने इसकी नंबरिंग 1 2 3 ऐसे की है ना, 6 7, तो यहाँ पे आप नंबरिंग देखोगे 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे इस प्रकार की इसकी नंबरिंग आएगी। अगला अपन देखेंगे साइटोसिन आ गया, तो अगला आ जाएगा थायमिन, यहाँ पे तो ये इसकी पूरी वैलेंसी हो गई। तो यहाँ पे आप ये जो स्ट्रक्चर देखोगे ये आ जाएगा थायमिन। थायमिन की जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ से कहाँ तक है, 1 2 3 4 5 और 6। इसका मतलब 5 कार्बन पे क्या पाया जाता है, मेथाइल ग्रुप पाया जाता है, तो वो होता है थायमिन। अगली स्ट्रक्चर अगर अपन देखेंगे यहाँ पे यूरेसिल, यूरेसिल यहाँ पे आप देखोगे यहाँ तो डबल बॉन्ड तो आएगा ही नहीं है, और ये आ जाएगा यूरेसिल। ठीक है ना, नंबरिंग सेम रहेगी 1 2 3 4 5 और 6, ये इसकी नंबरिंग रहेगी। तो ये क्या हो गया, यूरेसिल हो गया। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यूरेसिल है केवल आरएनए में पाया जाता है, जबकि थायमिन की विशेषता है कि ये केवल डीएनए में पाया जाता है। ठीक है, तो ये होगी इनकी केमिकल स्ट्रक्चर किसकी, प्यूरिन और पैरिमिडिन नाइट्रोजन बेसिस है वो 5 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे अपन ने 5 प्रकार की जो स्ट्रक्चर है वो अपन ने डिस्कस की है। ये आपकी नाइट्रोजन बेसिस हो गई। अब अगला जो टॉपिक है वो अपना आ जाएगा यहाँ पे राइबोज शुगर। राइबोज शुगर, देखो राइबोज जो है पांच कार्बन का एक पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर है। ठीक है ना, पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर अगर 5 कार्बन का है तो सीधी सी स्ट्रक्चर अगर अपन इसकी बना के देखें तो कैसी स्ट्रक्चर होगी, ये स्ट्रक्चर है 4 कार्बन की। तो ये रिंग के अंदर पाया जाता है। यहाँ पे देखो कि आप OH, यहाँ पे H आ गया, H आ गया, OH आ गया, H OH, और यहाँ पर CH2 HO। ठीक है ना, CH2OH आ गया यहाँ पे 5 नंबर कार्बन पे। इनकी जो संख्या है नंबरिंग 1 2 3 4 और 5। इनकी राइबोज की जब भी नंबरिंग की जाती है तो उसको अपन कहते हैं प्राइम। ठीक है ना, इनकी नंबरिंग की जाती है तो डायरेक्ट नंबरिंग के रूप में, और इनको जब नंबरिंग करोगे आप तो क्या कहलाओगे, प्राइम कहलाएगा। ठीक है, ये किसकी, राइबोज की है। अब अपन जो डीएनए है, अगर डीएनए में राइबोज होगा तो वो कैसा होगा, डीऑक्सी राइबोज होगा। कैसा होगा, डीऑक्सी। डीऑक्सी भी अगर ऑक्सीजन को हटा दे तो क्या कहलाएगा, डीऑक्सी कहलाएगा। तो यहाँ पे इसी के स्ट्रक्चर को अगर यहाँ से ऑक्सीजन को अगर हटा दो 2 नंबर कार्बन से तो वो क्या कहलाएगा, डीऑक्सी। तो यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर अगर अपन बनाए ऐसी,
यहाँ से एच हटा दें, मतलब ओ एच हटा दें, CH2OH, ये हो गई। तो यहाँ पे जो एब्सेंट है, ठीक है ना, यहाँ पे आप देखोगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे जो ये वाला जो है ये क्या है, 2-डीऑक्सी, 2 नंबर कार्बन पर 2-डीऑक्सी राइबोज। इस राइबोज को क्या बोलोगे, 2-डीऑक्सी राइबोज बोलोगे। और ये जो राइबोज शुगर होता है ये किस में पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है। इसलिए डीएनए का नाम क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, तो ये पाया जाता है। और इसमें जो है नॉर्मल होता है, तो ये पाया जाता है आरएनए में पाया जाता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होगी किसकी, राइबोज शुगर की। राइबोज शुगर खास तौर से जो निर्माण होता है इसका होता कहाँ से है, तो एक पाथवे है, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के नाम से होता है। तो उसके अंदर जो है ये बनता है पेंटोज शुगर, जो बनता है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के नाम से, वहाँ पे बनता है पेंटोज शुगर। आगे आप इसको देखोगे, ठीक है, ये हो गया राइबोज शुगर। अगला क्या बचा है, फॉस्फोरिक एसिड बचा है। ठीक है, इसे अपन लिखते हैं H3PO4 के नाम से। और H3PO4 को जब अरेंज करोगे आप, तो P है वो सेंट्रल एटम आएगा, ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, फॉस्फोरिक एसिड की होती है। तो यहाँ से जब ये हाइड्रोजन डोनेट करेगा कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ पे तो ये कैसे आ सकता है, नेगेटिव चार्ज में आएगा, तो एसिडिक फॉर्म में आएगा। तो इस प्रकार से डीएनए कैसा होता है, एसिडिक चार्ज वाला होता है। जब भी आपसे पूछा जाता है कि भाई डीएनए जो है वो एक बेस, मतलब एसिड का कारण क्या है, डीएनए का जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है, वो किसकी प्रेजेंस के कारण से होता है, तो आप कहोगे फॉस्फोरिक एसिड के प्रेजेंस के कारण से। तो यहाँ पर ये फॉस्फोरिक एसिड है। ये आ गया फॉस्फोरिक एसिड। अब तीनों कंपोनेंट हो गए आपके, बेसिक जो तीनों कंपोनेंट है वो हो गए। अब ये तीनों कंपोनेंट जो है वो आपस में जुड़कर क्या बनाएंगे, एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ठीक है ना। अब एक चीज़ इसमें जो कॉमन देखी जाती है, ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा सा अपन इसको देख लेते हैं। अब ये तो हो ही गया, बेसिक जो कंपोनेंट है वो तो मैंने आपको बताया दिए। ठीक है, ये जो बेसिक कंपोनेंट है वो तो कंप्लीट हो गया। अब अपन देखेंगे दो स्ट्रक्चर होती है, सभी जो कंपोनेंट है आपस में मिलकर जो बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। डीएनए जो होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का एक पॉलीमर होता है, एक बहुलक होता है। डीएनए इनसे जुड़ के बना हुआ होता है इस प्रकार से। ये क्या है, सब न्यूक्लियोटाइड है और आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो किसकी बन जाएगी, डीएनए की बन जाएगी। इसका मतलब न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या पाया जाता है, तो एक तो पहला तो होगा नाइट्रोजन बेस प्लस, यहाँ पे देखोगे राइबोज शुगर प्लस क्या जाएगा यहाँ पर, फॉस्फेट। तो इसे तो आप क्या कहोगे, न्यूक्लियोटाइड कहोगे। एक टर्म कभी कभी पूछा जाता है न्यूक्लियोसाइड।
न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड का मतलब होता है यहाँ पर केवल नाइट्रोजन बेस पाए जाते हो प्लस राइबोज पाया जाता हो, ठीक है ना। ऐसा न्यूक्लियोटाइड जिनके अंदर फॉस्फेट नहीं पाया जाता उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे इसकी स्ट्रक्चर अगर अपन बना के देखें किसी भी एक न्यूक्लियोटाइड की, यदि आप स्ट्रक्चर बना के देखो तो किस प्रकार की होती है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे कोई भी एक अपन न्यूक्लियोटाइड की, जो ये न्यूक्लियोटाइड है इसकी एक स्ट्रक्चर बना के देखें। खास तौर से अगर आप ये देखो एटीपी की, एटीपी की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखोगे क्या है, राइबोज है, यहाँ पे H और ये जो OH है यहाँ से इस OH से क्या जुड़ेगा, यहाँ पर एडेनिन जुड़ेगा। ये जो एडेनिन है ये वाला जुड़ेगा और 9 नंबर N से जुड़ेगा। आगे समझ में, तो यहाँ 9 नंबर अगर N से जुड़ेगा तो आप कैसे जोड़ोगे इसको, ये आ गया, ये स्ट्रक्चर हो गई। ये स्ट्रक्चर हो गई और यहाँ पे आ गया NH2 आ गया और यहाँ से इनके बीच में क्या हुआ, ये बॉन्ड बना है, ठीक है। ये क्या है, एडेनिन है। एडेनिन जो है वो कहाँ पे जुड़ा है, 1 नंबर कार्बन पर, किसके, राइबोज के 1 नंबर कार्बन पे पाया जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है कॉमन है, ये स्ट्रक्चर होगी। यहाँ पे हो गया CH2 और ये जो बॉन्ड है इससे ये कौन सा बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, 1,9 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, इसे 1,9 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। जो 9 नंबर जो होता है वो तो कहाँ का होता है, नाइट्रोजन बेस एडेनिन का होता है और 1 नंबर जो कार्बन होता है वो किसका होता है, राइबोज शुगर का होता है। यहाँ पे आप देखोगे इसके साथ, तो इसके साथ में क्या है, फॉस्फेट बॉन्ड बना लेता है इधर, इस प्रकार से ये फॉस्फेट बॉन्ड बना लिया। तो इधर क्या हो गया, फॉस्फेट हो गया, ये राइबोज हो गया और ये क्या हो गया, नाइट्रोजन बेस हो गया। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर किसकी है, एटीपी की स्ट्रक्चर है। एटीपी की स्ट्रक्चर में यहाँ पे देखोगे आप 2 नंबर जो 1, 2, 3, 4 और 5, 2 नंबर में OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, जबकि DNA अगर होता है तो यहाँ पे क्या होता है, डीऑक्सी होता है, ऑक्सीजन एब्सेंट होता है यहाँ पे। लेकिन इसका मतलब RNA जो मॉलिक्यूल होता है, ये मतलब ये जो ATP होता है, ATP जो है वो क्या है, RNA न्यूक्लियोटाइड है। क्या है, RNA न्यूक्लियोटाइड है, क्योंकि उसके अंदर OH पूरा पाया जाता है 2 नंबर कार्बन पर। अब आप देखोगे कि ATP के ऊपर चार्ज कितना हो सकता है, ATP के ऊपर चार्ज कितना हो सकता है, यहाँ पे आप देखोगे ATP के ऊपर चार्ज जो है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस आ गया। ATP के ऊपर 2 चार्ज है यहाँ पे, जैसे मान लो कि ATP ट्राई फॉस्फेट है, यहाँ पे कितने फॉस्फेट है, 3 फॉस्फेट हैं। इसको आप ऐसे बनाओ, फिर आप एक फॉस्फेट दिखाया भी अपन ने, अभी एक फॉस्फेट दिखाया है, तो आप इसको क्या करो, एक यहाँ पे O, दूसरा फॉस्फेट ही आ जाएगा, यहाँ पे हो गया O और यहाँ पर फॉस्फेट O यहाँ पे आ गया और एक यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे देखोगे कितने फॉस्फेट है, 1, 2 और 3, ठीक है ना। ये बॉन्ड अल्फा, बीटा और गामा। इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो एनर्जी मिलती है ये बॉन्ड जब टूटता है तब मिलती है, फिर ये टूटता है तब मिलती है। तो अपन ATP को कहाँ यूज में लेते हैं, एज ए एनर्जी प्रोडक्शन के रूप में यूज में लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो होता है 3 क्या होते हैं, फॉस्फेट होते हैं, ट्राईफॉस्फेट। ट्राईफॉस्फेट, ये क्या है, ट्राईफॉस्फेट है। डी यहाँ पे क्या कहोगे, एडेनिन ट्राईफॉस्फेट, इसका नाम क्या है, एडेनिन ट्राईफॉस्फेट।
एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। ये भी क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड का एक एग्जाम्पल है। प्रत्येक एटीपी के ऊपर चार्ज कितना हो गया, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर माइनस का 4 चार्ज जो है वो पाया जाता है किसके ऊपर, एक एटीपी के ऊपर पाया जाता है। तो ये एक डीएनए है, डीएनए की जो बेसिक स्ट्रक्चर है। इसका मतलब डीएनए यदि होगा तो उसमें कौन से नाइट्रोजन बेस हो सकते हैं, एडेनिन हो सकता है, गुआनिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है और थाइमिन हो सकता है। यदि ये आरएनए हो तो इसमें एडेनिन हो सकता है, गुआनिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है और यूरेसिल हो सकता है। मतलब आरएनए में टी नहीं पाया जाता है और डीएनए में यू नहीं पाया जाता है। इस प्रकार से डीएनए के जो बेसिक कंपोनेंट है वो कुछ इस प्रकार से बने होते हैं। अब अपन कहेंगे कि ये एक न्यूक्लियोटाइड है, तो ये न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेगा। दूसरा न्यूक्लियोटाइड जो इस प्रकार का वो कहाँ पे आके जुड़ेगा, यहाँ पे, है ना। ये वाला जो है ना 3 प्राइम यहाँ पे, ये तो है ही नहीं, क्योंकि ये अगर डीएनए होता तो यहाँ पे जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो OH होता नहीं है। तो ये 3 प्राइम पर आके यहाँ पे जुड़ेगा। और एक एंड कौन सा रहेगा इसका, 5 प्राइम ये वाला, और नया वाला जुड़ेगा वो कहाँ पे जुड़ेगा, 3 प्राइम पे। इसलिए किसी भी डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। डीएनए हमेशा इसी साइड में ग्रोथ करता है। नया आने वाला न्यूक्लियोटाइड कहाँ पे जुड़ता है, 3 कार्बन पे आके जुड़ता है। कौन से 3 प्राइम पर, राइबोज शुगर के 3 प्राइम पर आके यहाँ पे जुड़ता है। ये 2 फॉस्फेट जो है, ये वाले 2 ये निकल जाएंगे और ये वाला यहाँ से जुड़ जाएगा। इसका मतलब 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में यहाँ जो बॉन्ड बनता है ना, ये वाला, इस बॉन्ड को क्या कहेंगे, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। इसे क्या कहेंगे, फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड कहेंगे। 2 फॉस्फेट के एस्टर बॉन्ड यहाँ पर बनते, फॉस्फेट की वजह से बन रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे, फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड कहेंगे। तो ये एक डीएनए की बेसिक जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे मैंने केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो बनाई है। आगे अपन इसको आगे बढ़ा के नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि डीएनए के डबल स्ट्रैंड कैसे बनते हैं या सिंगल स्ट्रैंड कैसे बनते हैं, कैसे उनमें बेस पेयरिंग होती है। तो आज के लिए अपनी क्लास यहीं कंप्लीट होती है। थैंक यू गाइस।